जितने भी हमारे कॉलेजेस एडेड हैं, जिनको एडेड कॉलेज आप बोलते हैं, इन एडेड कॉलेजेस में जो ये नियम और शर्तें आई हैं, नियमावली जिसे आप बोलते हैं, प्रारूप क्या है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये 2024 में जो अध्यापकों की भर्ती होगी उस पर नियमावली क्या काम करेगी, इनमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इन सब बातों पर हमारी आज एक विशेष चर्चा है। तो जरूर ध्यान से सुनिए और क्या परिवर्तन आप चाहते हैं उस बात पर भी मैं आपसे बातें करूंगा। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये हो कि इस नियमावली में हम बहुत सारी चीजें ऐसी भी बात करेंगे कि जो वर्डिंग यूज होगी वो सब यूपी से जुड़ी हुई होगी, ठीक है, और जो भी इसमें अधिकारी होंगे वो सभी माध्यमिक के होंगे, इस बात का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। यानी यहां पर सरकार उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश सरकार की नियम शर्तें ही चलेंगी, हमारे ही संविधान की बातें होंगी, और साथ ही साथ ये नियुक्ति जो है वो किसी प्रकार से तदर्थ नहीं है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। ये तदर्थ नियुक्ति नहीं है, यानी ये परमानेंट नियुक्ति, तदर्थ का मतलब होता है तदर्थ, जैसी जैसी थी उसी प्रकार की, तो ये उसी प्रकार की नियुक्ति नहीं है, ये परमानेंट है, ये एडहॉक नियुक्ति नहीं है। तदर्थ का मतलब एडहॉक होता है, ये एडहॉक नियुक्ति नहीं है, परमानेंट नियुक्ति है, ठीक है। अब यहां पर भर्ती का वर्ष पर भी हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। एक कैलेंडर वर्ष जुलाई के पहले दिन से शुरू होने के 12 मास की अवधि से इसका मतलब हमारा होगा, ठीक है। और जो हमारे रूल्स रेगुलेशन है रिजर्वेशन के, वो एज इट इज हैं, जो हमारे लोक सेवा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, ठीक है, और चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो जनरल हो, उन सभी में सभी तरीके के जो नियम हैं एज इट इज यूपी में, वो हमारे उस पर अप्लाई होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और यहां पर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय का मतलब हो जाता है एडेड कॉलेज। जिनको लोगों को ना पता हो वो जान लें कि जो कॉलेज एड पर हैं वही कॉलेज एडेड कॉलेज कहलाते हैं, जिनको सरकार की तरफ से अनुदान प्राप्त होता है वो कॉलेज एडेड होते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं वो अनुदानित नहीं होते हैं, यानी उनको डायरेक्ट ट्रेजरी से सैलरी जो आती है, लेकिन यहां पर ऐड आती है, मतलब जो है वो सहायता दी जाती है, जबकि वहां पर डायरेक्ट सैलरी आती है, दोनों में डिफरेंस रहता है। और इन जो यहाँ पर नियम कानून है ये हमारे प्रिंसिपल्स पे भी अप्लाई होंगे, चाहे वो वाइस प्रिंसिपल हो या प्रिंसिपल हो, सभी पर यही नियम कानून अप्लाई होंगे, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी चीज है, मैंने आपको बताया कि आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन की जो कैटेगरी है वो वही रहेगी जो हमारी थी अभी तक, वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा के अंतर्गत जो लोग जिस नियम के अंतर्गत आते होंगे वही होगी। अब आप यहाँ पर ध्यान दें कि भर्ती का स्रोत जो होगा श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में डिवाइड किया गया है। श्रेणी 1 और श्रेणी 2 क्या है? श्रेणी 1 में इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य और हाई स्कूल के प्रधानाचार्य रखे गए हैं, जबकि इसमें प्रवक्ता श्रेणी 2 में प्रवक्ता रखे गए हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% जो है आयोग माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा होगा, यानी अब कोई भी मतलब बीच में दखलंदाजी नहीं कि मैं 1-2% कोई जो है मैनेजमेंट रख लेगा, कोई संभावना नहीं। 50% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, 50% प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में से जिन्होंने भर्ती वर्ष से पूर्व प्रथम दिवस को एक रूप में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, यानी वो प्रमोशन के वजह से, यानी कि अगर स्कूल में 10 टीचर हैं तो 10 में से 5 टीचर ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आएंगे और 5 ऐसे हो जाएंगे जिनका प्रमोशन संभव हो सकता है। परंतु यदि पदोन्नति द्वारा नियुक्त के लिए उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध ना हो तब सीधी से भी भरे जा सकते हैं। अगर नहीं है, अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं होगी, यानी कि डायरेक्ट आएंगे। अब श्रेणी 3 में कौन आता है? जो हमारे टीचर टीजीटी ग्रेड में होते हैं, श्रेणी उसमें आते हैं, थर्ड में आते हैं, और ये भी 100% वहीं से भरा जाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान दिया जाएगा कि यहां पर भी वही कंडीशन है कि
ऐसे इंटरमीडिएट कॉलेज और हाई स्कूल जहां पर संबंध प्राथमिक अध्यापक उत्तर प्रदेश हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज है ना अधिनियम 1971 के उपबंधों के अधीन वेतन प्राप्त कर रहे हैं 75% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। शेष 25 जो है वो संबद्ध प्राथमिक खंड के ऐसे प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों जो 5वीं सेम कंडीशन है, लेकिन वही 6, 7, 8 को पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें अगर प्राथमिक चल रहा है कॉलेज में तो फिर वहां से भी टीचर प्रमोट किए जा सकते हैं, संभावनाएं फिलहाल। अभी ये तो नियम कानून की बातें हो गई, आरक्षण वही रहेगा जो रहना चाहिए, नागरिकता वही रहेगी जो रहनी चाहिए, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन अब आप ये जान लीजिए कि शैक्षिक अध्यापक विभिन्न श्रेणियों में पदों की सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है अभ्यर्थी के पास परिशिष्ट खा। अब इस पर हम बात करेंगे कि आखिरकार परिशिष्ट खा क्या कह रही है। तो आयु सीमा के लिए जिसके लोग डरे हुए थे सीधी भर्ती अभ्यर्थी की आयु जिस कैलेंडर वर्ष में सीधी भर्ती के रिक्तियों के आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए उस कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई को 21 वर्ष अवश्य हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यही डर लोगों को सता रहा था, जिसका मैं लगातार 1 साल से चर्चा कर रहा था। तो इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा और मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर कि ये तो सब बातें कॉमन है, चरित्र वैवाहिक स्थिति कॉमन है, शारीरिक सुस्थता ये भी कॉमन है, यहाँ पर भी बहुत बड़ी बातें नहीं है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे भर्ती की प्रक्रिया की, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि भर्ती की प्रक्रिया तभी पूरी हो पाएगी, नया नोटिफिकेशन तभी निकल पाएगा जब हम लोग यानी कॉलेजेस से जो है वो वहां पर अधियाचन भेजा जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी माध्यमिक शिक्षा प्रशिक्षा सीधी भर्ती द्वारा पदों की विषयवार रिक्तियों की संख्या के साथ ये डिटेल मांगी जाएगी। जब ये डिटेल मांगी जाएगी, जब डिटेल वहां तक पहुंचेगी ना तभी बात हो पाएगी, उससे पहले इस पर बात कोई नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसी से उन्हें ये गणित लग पाएगा कि आखिरकार किस कॉलेज में पूरे यूपी में कितनी वैकेंसीज अभी पड़ी हुई है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए पदोन्नति वाली के लिए तो कंडीशन हो गई कि अगर सामाजिक विज्ञान में प्रमोशन होना है तो उसके पास यानी प्रवक्ता पद में अगर यहाँ पर सामाजिक विज्ञान वाला है तो वो अर्थशास्त्र भूगोल इतिहास इनका प्रवक्ता बन सकता है। ये सब बातें तो हमारे अलग लेवल की हो जाती है, ये तब हो जाती हैं जब हम लोग क्वालिफाई कर जाएं। अभी तो हम लोग को क्वालिफाई करने की वाली कंडीशंस बन जाती हैं, तो उन कंडीशंस पर हम लोग बात करें। अभी यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, 1 साल जो होता है प्रोविजन पीरियड होता है वो सभी का होता है। वेतनमान अगर हम लोग देखें तो इंटरमीडिएट कॉलेज ये लेवल 12 में आता है और हाई स्कूल लेवल 10 में आता है, प्रवक्ता श्रेणी के अध्यापक लेवल 8 में आते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। और ये आप जो LT ग्रेड के टीचर होते हैं यानी कि कहा जाए कि जो TGT ये PGT लेवल 8 हो गया, TGT लेवल 7 हो गया। ठीक, इन पर सैलरी का डिटेल है, अब पहले नौकरी मिले तब हम लोग सैलरी की बात करेंगे। परिवीक्षा काल मतलब प्रोविजन पीरियड हो गया, प्रोविजन पीरियड वही 1 साल का होता है ना, वो 1 साल का ही रहेगा, उसमें वेतन वृद्धि नहीं दी जाती है, तभी दी जाएगी जब उसने 1 वर्ष का संतोषजनक पूरा कार्य कर लिया हो, उससे पहले आपकी वेतन वृद्धि नहीं होगी। इस बात का भी आपको जानकारी रहना चाहिए। और अब हम लोग इसमें चल लेते हैं, ये तो सब हम लोगों को जरूरत नहीं है, भी जरूरत नहीं है। ये परिशिष्ट का हो गई का, ठीक है, परिशिष्ट का हो गई। अब खा में क्या होगा, खा में नियम और शर्तें हमारी निकलेंगी। नियम शर्तों के अनुसार हम लोग ये जानेंगे कि आखिरकार कितने पद आएंगे, कितनी सीटें वहां वैकेंट होंगी, ये सब चीजें हमारी नोटिफिकेशन में निकाली जाएंगी। तो नोटिफिकेशन का इंतजार जरूर करिएगा। और यहाँ पर एक चीज और उम्मीद जरूर करिएगा कि यहाँ हम लोग इस नोटिफिकेशन में केवल एक चीज खास देख पाए हैं जिसका नाम है 40 वर्ष की उम्र। और 40 वर्ष की उम्र के लिए हम लोगों को ये बात ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर ये बढ़ जाती तो उन भाई बहनों को जरूर फायदा मिलेगा जिनकी उम्र 40 पार कर चुकी है। तो उम्मीद करूंगा कि इस पे हो सकता है एक बार दोबारा रिवीजन चले और आपको उम्र की बढ़ती हुई चीजों का भी फायदा मिल पाए, लेकिन संभावना मुझे कम इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि अधिकतम जो ये आयोग बनाया गया, आयोग के नियम और नियम जो होते हैं बहुत कम ही परिवर्तित हो पाते हैं, इसीलिए आप इस पर थोड़ी उम्मीद कम करिए। लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये सब चीजें आपकी इसलिए क्लियर करना जरूरी है क्योंकि नोटिफिकेशन आने में अब बहुत देर नहीं लगेगी। तो अब आप उम्मीद करिए कि नोटिफिकेशन आए और उसमें बताया जाए कि आखिरकार जो परिशिष्ट खा है वो क्या हमें समझाएगा। तो इस नियमावली को पूरा ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, आपके ऐप पर भी है, लोगों ने PDF की फॉर्म में इसको डाल दिया है।
तो इस नियमावली को ध्यान से पढ़ करके उन चीजों का अनुमान जरूर लगाइए जिन चीजों का आपको इंतजार है, क्योंकि आप एक अध्यापक के पद को सुशोभित करना चाहते हैं और उस पद के लिए आपको ये सब छोटी छोटी जानकारियां बहुत जरूरी है। अब आपको दूसरी चीज बताता हूं कि आयोग का जो गठन हुआ है, ये आयोग का गठन इसलिए हुआ है क्योंकि पेंडिंग वैकेंसी के साथ साथ में नई वैकेंसीज को भी पूरा किया जा सके। जितनी हमारी अध्यापक की वैकेंसीज खाली पड़ी है, चाहे वो माध्यमिक विद्यालय हो, माध्यमिक में सहायता प्राप्त विद्यालय हो, यानी सभी विद्यालयों में जो बहुत सारी वैकेंसीज टीचर की खाली पड़ी हैं, उनको पूर्ण करने के लिए ये नियमावली निकालने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार करिए नोटिफिकेशन का। इसके बाद जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आएगा और आप उस नोटिफिकेशन के साथ में अपनी तैयारी को चरम पर पहुंचा सकते हैं। तो ये नियमावली आप जरूर पढ़िए और उसके बाद अपने आप को तैयार करिए पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू।